अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी और किस्से। दोस्तों, हम आपके लिए मजेदार कहानी लाए हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता, बादशाह ने कहा। हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। आथ अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं। यह क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही दो हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं, बादशाह ने कहा। हुजूर, दो मुर्गे आप भी दे दें, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। एक दिन अकबर और बीरबल वन विहार के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की ओर इशारा करके अकबर ने बीरबल से पूछा, यह दरख्त टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि ये जंगल के तमाम दरख्तों का साला है। बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल ने कहा, दुनिया में ये बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने फौरन कहा, बेशक जहांपना। अकबर ने कहा, फिर मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दो। एक दिन बीरबल ने फांसी लगाने की 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए? बीरबल ने कहा, गरीबनवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता सरकारी साले साहब के लिए। अकबर ने अचरज से पूछा, मुझे और तुम्हें फांसी किस लिए? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जहां पनाह, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े। सरकारी साले साहब के जान में जान आई। वह बाइज्जत बरी हो गया। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। बादशाह और उसके 2 पुत्रों को नदी में नहाने का शौक था। बीरबल भी कभी कभी उनके साथ नदी जाता था पर कभी नदी में नहाता नहीं था।
बादशाह और उसके दो पुत्र एक दिन बीरबल के साथ नदी में नहाने गए और नदी में नहाने लगे। बीरबल नदी के किनारे जाकर बैठ गया और बादशाह और उनके पुत्रों के वस्त्रों की नदी किनारे रखवाली करने लगा। बीरबल ने उनके वस्त्र अपने कंधों पर टांग लिए। बादशाह को बीरबल को हमेशा से छेड़ते रहने की आदत थी। नदी में खड़े खड़े बादशाह सलामत ने बीरबल को छेड़ा और कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधों पर एक गधे का बोझ लदा है। बीरबल भला कब चुप रहने वाले थे, तुरंत बोले, हुजूर, एक नहीं दो नहीं तीन गधों का। बादशाह यह सुनकर फौरन चुप्पी साध गए, क्योंकि तीनों के वस्त्र बीरबल ने अपने कंधों पर लटका रखे थे। एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला, 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा,
महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूं। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूं। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीठ करके हंसने लगे। एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोता खरीद कर लाए। वह तोता देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। अकबर ने उस तोते की रखवाली के लिए एक सेवक को नियुक्त कर दिया और उसे साफ हिदायत दे दी कि अगर तोता मरा तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। और इसके अलावा जिसने भी अपने मुंह से कहा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा मिलेगी। इसलिए तोते की रखवाली अच्छे से करना। सेवक तोते को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं ना कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोता मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोता अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ पांव फूलने लगे। उसे बादशाह अकबर की कही बात याद थी। वह तुरंत दौड़कर बीरबल के पास गया और पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले कि मालिक, आपका जो तोता था। इतना बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोड़ दी। अकबर बादशाह तुरंत सिंहासन से खड़े हुए और बोले, क्या हुआ? तोता मर गया। बीरबल बोले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोता ना मुंह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना चलता है, ना फुदकता है। उसकी आंखें बंद है और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है। आप आइए और जरा उसे देखिए। अकबर और बीरबल फौरन तोते के पास गए। अरे बीरबल, तोता मर चुका है। ये बात तुम मुझे वहीं पर नहीं बता सकते थे? अकबर क्रोधित होते हुए बोले, उस तोते का रखवाला कहाँ है? मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा। तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूं, लेकिन ये तो बताइए कि आपको मृत्यु देने के लिए मैं किसे बुलाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर जोर से चीखे। जी, आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी, और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हंसते हंसते दरबार लौट गए। अकबर ने तुरंत घोषणा कर दी कि सेवक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बीरबल बहुत चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसकी कीर्ति दूर देशों तक फैली हुई थी। ईरान के बादशाह ने जब उसके चातुर्य की तारीफ सुनी तो उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि आपके वजीर को कुछ दिन के लिए मेरे दरबार में भेजने की कृपा करें। राजा ने बहुत कीमती वस्त्र आभूषणों की भेंट के साथ बीरबल को ईरान के लिए रवाना किया। ईरान की सीमा पर बीरबल का भव्य स्वागत किया गया। दूसरे दिन जब बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने भी उसकी आवभगत की और राजा के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट की।
बीरबल ने ईरान के बादशाह को राजनीति के कई रहस्य समझाए। बादशाह उसकी हर राय से सहमत हुए। विदाई की बेला में बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के बीच हिंदुस्तानी वजीर से एक सवाल किया कि आपके राजा और मेरे बीच आप कैसे तुलना करते हैं। वजीर ने कहा, हमारा राजा दूज के चांद की तरह हैं और आप पूनम के पूर्ण चंद्रमा से सुंदर सुशील हैं। बीरबल के साथ आए राजा के दरबारियों को मौका मिल गया। वह आपस में इस बात को लेकर खुसर खुसर करने लगे कि बीरबल ने ईरान के बादशाह के स्वागत सरकार के आगे अपने राजा को नीचा दिखाया है। ईरान के बादशाह को तो पूनम का चांद बताया और अपने राजा को दूज का चांद। दूसरे दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, पूनम का चांद बहुत बड़ा और चमकीला होता है, जबकि दूज का चांद एक पतली सी रेखा की तरह है। वजीर ने अपने राजा को छोटा बताया, इसकी हमें शिकायत करनी चाहिए। तीसरे दरबारी ने कहा। जब बीरबल वापस अपने राजा के दरबार में लौटा तो राजा ने सारा हालचाल पूछा। बीरबल की बातें सुनकर राजा बोला, आपने हमारे दरबार की शोभा ईरान तक फैलाई, इसकी हमें बहुत खुशी है। साथ गए दरबारियों ने पूनम के चांद और दूज के चांद वाली बात राजा को बताई। राजा इस पर बहुत नाराज हुआ। दूसरे दिन बीरबल से उसने पूछा, आपने मेरी तुलना पूनम के चांद से क्यों नहीं की। वजीर को सारा माजरा समझ में आ गया। वह बोला, हुजूर, आप दूज के चांद की तरह हमेशा अपने पराक्रम, कीर्ति और साम्राज्य कोई दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी प्रशंसा की में दूज के चांद की उपाधि दी। ईरान के बादशाह को पूनम का चांद इसलिए कहा क्योंकि पूनम चंद हर रोज घटा जाता है, सिमटता जाता है। अमावस की रात तो वह बिल्कुल ही नहीं निकलता। आपको दूज का चांद बताकर मैंने अपने राजा की महानता का बखान किया है। दूज का चांद सबको प्रिय होता है, सभी उसके दर्शन करते हैं। पूनम का चांद तो एक दिन चमकता है और दूज का चांद पूरे पखवाड़े तक चमकता है। आप खुद फैसला करें कि दूज का चांद ज्येष्ठ है या पूनम का। राजा ने कहा, हाँ दूज का चांद। और अपने बीरबल की बात सुनकर राजा खुश हुआ। उसने चुगलखोरों की जमकर खबर ली। राजा ने उससे और इनाम देकर सम्मानित किया।